नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मिट्टी के महानायक में। जी हाँ, ये खास कार्यक्रम समर्पित है उन लोगों को जो कि समर्पित हैं इस देश की 140 करोड़ जनता को, जो समर्पित है इस मिट्टी को, जो समर्पित है इस पानी को, जो समर्पित हैं इस प्रकृति को। हम हर बार आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो लोग इस मिट्टी के साथ काम करते हैं, इस मिट्टी के साथ अटूट रिश्ता बनाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत स्वादिष्ट सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, आप लोगों के अन्न की सुरक्षा करते हैं, आप लोगों के अन्न की गारंटी लेते हैं। मिट्टी के महानायक में इस बार हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो शहर की चकाचौंध को छोड़कर गाँव की तरफ वापस लौटे और लेकर आए एक खूबसूरत सा संदेश। राजस्थान की उस तपती धरती पर जहां धूप भी तपस्या बन जाती है, जहां पानी की हर बूंद किसी वरदान से कम नहीं होती, वहीं जन्म लेती है एक कहानी। एक ऐसे सरकारी अधिकारी की जो ऊंची पोस्ट की चमक दमक में रहकर भी अपनी मिट्टी से दूर नहीं हो पाया। आरएएस अधिकारी डॉक्टर मदन देगड़ा, जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर, लेकिन रगों में दौड़ती है किसानी और दिल में बसता है अपना पैतृक गांव बोराज की ढाणी के उन खेतों में जो कभी प्यासे थे, सूख रहे थे, उजड़ते जा रहे थे। जब उनकी नजर खेत के पास बहती उस छोटे से ताल पर पड़ी जो कभी जीवन का स्रोत थी और आज खुद ही जीवन के लिए तरस रही थी, तो वहीं से शुरू हुआ एक संकल्प। तालाब को फिर से जगाया गया, उसकी सांसें लौटाई गईं और उसी बहते पानी को थामने के लिए खेत में फार्म पॉन्ड बनाए गए। बारिश आई और पहली ही बरसात में सूखी धरती का आंचल पानी से लबालब भर गया। एक पॉन्ड, फिर दूसरा और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी। सूखी मिट्टी ने फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया और हरियाली ने लौटकर जीवन की नई कहानी लिख दी। आज इन खेतों में चीकू, मौसमी, खजूर, अनार और बेर के पेड़ लहलहा रहे हैं। साथ ही सब्जियां और अनाज भी उगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ खेती नहीं हो रही, यहाँ उग रहा है एक जहर मुक्त भविष्य। जिस समय आजकल दुनिया अपने वीकेंड्स को मॉल्स के साथ, टॉकीज़ के साथ, फिल्मों के साथ या महफिलों में गुजार रही होती है, उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी से नाता जोड़ रहे होते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ डॉक्टर मदन लाल डेगरा जी हैं जो कि अपने वीकेंड्स को अपने खेतों में आकर मनाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, जो कि इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियां हों और कब वो अपने खेतों की माटी की सुगंध के पास पहुंच सके। वो इंतजार करते हैं कब इस शहर की दौड़ भाग से छुटकारा मिले और कब मैं अपने खेतों के साथ पहुंचता हूं। ये सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मिट्टी के महानायक में डॉक्टर मदन लाल डेगरा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने सही फरमाया। वीकेंड पहले मैं भी शहर में ही बिताया करता था। पिछले 28 साल से सरकारी सेवा में हूँ, तो वीकेंड हम कस्बों और शहरों में, लेकिन बाद में वापस हम हमारे गाँव की तरफ, पैतृक ज़मीन की तरफ लौटे हैं। तो यहाँ पर खेतों को सुधारा है और लोगों को कुछ खेती के ऊपर कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया है। जी हाँ, मदन लाल डेगरा जी क्या करते हैं, कैसे खेती से जुड़े और कैसे मतलब एकदम से जो शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उससे छोड़कर सुकून की तलाश में आए, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि मदन लाल डेगरा जी असल में कर क्या रहे हैं, बाय प्रोफेशन क्या है। मदन जी। मैं अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार में डिप्टी कमिश्नर के पद पे हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में। और वहाँ सरकार का जो रेवेन्यू है वो लगभग 60% रेवेन्यू हमारा डिपार्टमेंट, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट सरकार को देता है, जिससे कि सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करती है। उस काम में मूल रूप से लगा हुआ हूँ। पहले कृषि विभाग में था, फिर आरएस 2010 में मेरा चयन आरएस में हुआ, तब से मैं इस कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी, आरएएस अधिकारी हैं और रेवेन्यू से संबंधित हैं। आप जान सकते हैं कि काम की कमी नहीं है। व्यस्त रहने के लिए बहुत सारे बहाने हैं। बहुत सारे शहर में लोग हैं जो चाहते हैं कि ये उनके यहाँ जाएं, उनकी पार्टी में शरीक हों, उनके घर पे पहुँचें, परंतु ये उन सब से दूर जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये अपने खेतों में आते हैं। सर, कहाँ से खेत के बारे में थोड़ा सा बताइए। कितना कब से आप इन खेतों के साथ हैं और कौन सा मूल गाँव है, कितनी ज़मीन है? मूल गांव मेरा यही है जहां हम बैठे हैं, ढाणी बोराज गांव है, जोमनेर के पास में, जयपुर जिले में पड़ता है। जोमनेर अपने आप में बड़ा कस्बा है। आपने देखा कृषि विज्ञान का एक पूरे इंडिया का प्रमुख केंद्र है। यहीं से हमने एग्रीकल्चर से पीजी किया,
फिर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी सर्विस दी हमने 15 साल एज ए कृषि अधिकारी। तो मूल रूप से किसान परिवार से हैं, खेती बाड़ी बचपन से देखी है और कृषि विज्ञान का ही हमने अध्ययन किया है। बाद में फिर हम चलो मेहनत करके कुछ आरएस अधिकारी बन गए, लेकिन जब देखा हमने कि बहुत सारे लोग खेती को छोड़ रहे हैं, आज का युवा खेती की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं है और कुछ कुछ रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों नहीं खेती के ऊपर वापस अपनी गांव की पैतृक ज़मीन को संभाला जाए। यहाँ आके आया, भाइयों का सहयोग मिला और उसके बाद में मैंने यहाँ पर करीबन 500 पौधे मैंने फलदार वृक्ष लगाए हैं। उनमें से सब लगभग सभी सक्सेस हैं और मैंने जहाँ बैठे हम पीछे आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैंने इसको रिजर्व कर दिया है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ली है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि फार्म पॉन्ड मैंने बनाया है सरकार की सब्सिडी पे और वो 70 लाख लीटर का पानी बरसात का इकट्ठा होता है। मेरा गांव है उसका लगभग 70% जो कैचमेंट एरिया है वो इस पॉन्ड में आता है। उसका पानी इकट्ठा करके ऐसा पॉन्ड हमने और बना लिया तो करीबन 10 हेक्टेयर लैंड को हमने इरिगेटेड किया और यहाँ पर उसको करने के बाद में मेरा परिवार के साथ साथ कुछ गांव के और परिवार भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आर्थिक रूप से वो मजबूत हुए हैं। और मेरा जो समय है जो वीकेंड में यहाँ आता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करता है, अच्छा मैं फील करता हूँ। मेरा फैमिली के साथ आता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ भी कभी कभी आता हूँ। तो ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी इस चीज़ को पसंद किया उन्होंने और बार बार पूछते हैं कि यार कैसे क्या करते, उनको भी मैं बहुत सारा कृषि संबंधित चीज़ें चर्चा करता रहता हूँ। मदन जी, ये जो युग है, जिस युग में हम जैसे जैसे पीढ़ियां बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, ये युग ऐसा है जिसमें कि अक्सर लोग सोचते हैं कि गांव की ज़मीन को बेचकर शहर में कोई होटल ले लिया जाए, मैरिज गार्डन खोल लिया जाए, कोई फैक्ट्री खोल ली जाए या कुछ भी और ऐसा काम किया जाए जिससे कि शहर में रहो और पैसा भी ज़्यादा और मेहनत भी कम करनी पड़े। ऐसे टाइमर में आप शहर छोड़कर गाँव की तरफ आते हैं, क्यों? नहीं देखिए, ज़मीन बेच के शहर में जाना एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा लग सकता है कि आप वहाँ शहर के चकाचौंध में रहेंगे और आप 10-15-20 हज़ार का रोज़गार कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि कृषि आने वाला दौर कृषि का है। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन कृषि कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हमारी मानव संस्कृति कृषि से शुरू हुई और कृषि आज तक सस्टेन कर पाई है क्योंकि भोजन पेट से रिलेटेड है। तो वापस अगर ज़मीन किसी ने बचा ली अपनी तो ये मान लो उसने पीढ़ियाँ बचा ली। इसलिए मैं युवाओं से और सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसके पास भी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन बेचे नहीं बल्कि वहाँ फार्मिंग करे। हो सकता है ये कुछ फ़ायदे का सौदा कम हो लेकिन लॉन्ग टर्म आप इसमें सस्टेन करोगे और आप सोसाइटी के लिए और आपके देश के लिए इस खेती के माध्यम से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जिस जगह पर आप बैठे हैं, जब आपने सोचा होगा कि मैं वापस खेतों की तरफ जाऊं, जब इस मिट्टी ने आपको आवाज़ दी थी उस समय आप आए, लेकिन वहां उस समय सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि इस समय पर सबसे बढ़िया बहाना ये है कि पानी नहीं है, मैं खेती कैसे करूं। तो ये समस्या आपको भी आई होगी, कैसे निजात पाई उससे? देखिए, राजस्थान में पानी की कमी तो हमेशा रहती है और राजस्थान की परंपरा रही है कि हम बरसात के पानी को कंजर्व करके संरक्षित करके और खेती और पीने के लिए काम लेते आए हैं। तो यही अवधारणा हमारे दिमाग में थी, कृषि से पढ़े हुए थे। तो गांव का पानी जो नेचुरल ड्रेन आ रहा था वो एक नेचुरल तलाई में जा रहा था, तो मैंने सोचा यार यहाँ पर चैम्बर बना के इस पानी को क्यों नहीं हम कृषि के लिए प्रयोग कर सकें। तो मेरा एक छोटा सा घर है, उसके पीछे देखा होगा आपने बड़ा पॉन्ड बना हुआ है, ऐसा ही पॉन्ड हमने एक बार और बना लिया। तो लगभग 1.5 लाख लीटर पानी मैंने इकट्ठा किया है। 1.5 करोड़? यस। और वो पानी के 10 हेक्टेयर की इरिगेशन यहाँ पे हो रही है, कुछ हमारी है, कुछ एडजॉइनिंग जो जितने खेत ये नजर आ रहे हैं सब उसी पानी हाँ उसी पानी से हो रहे हैं। ये पूरा सूख गया था, पीछे देख रहे हो, ये पूरा सूख चुका था। इसके अलावा भी आसपास के जो खेत है जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है उसको भी हमने इससे पानी दिया है। तो पानी का कंजर्वेशन गांव से जो आ रहा है उसी को कंजर्व किया हमने, जबकि ऐसा कोई रिसोर्स यहाँ पर कोई ट्यूबवेल ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्यूबवेल है हमारा जिसमें मुश्किल से 5-7 टूटी चलती है, उससे मैक्सिमम हम 7-8 बीघा खेती कर सकते थे, 1 हेक्टेयर कर सकते थे। लेकिन 2 पॉन्ड बनाने से हमने 10 हेक्टेयर की लैंड इरिगेशन की और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हमने इस बार ओपन फार्मिंग में लिया है। मतलब पानी के बूंद बूंद को सहेज कर आपने उसमें साथ में अपने पसीने की बूंदें मिलाकर आपने ये खेती को खड़ी की। हाँ, मतलब ड्रिप सिस्टम लगाया है, पूरा स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। वो टोटल आप देखोगे पूरी खेती अभी सब्जियां हो रही है, ऑर्गेनिक की, ड्रिप से हो रहा है। बेर है, मौसम्बी है, खजूर लगाए मैंने, करीबन मेरे 150 तो मौसम्बी के पौधे हैं। और जो खजूर हैं जो आपको ईरान इराक से आते थे पहले, अब राजस्थान जैसलमेर में काफ़ी हो रहे हैं। अनार भी लगाए हैं मैंने। तो यहाँ पर रियल सेंस में आपने जो बताया अभी कि बूंद बूंद से संरक्षित होकर ही यहाँ पर डेवलप किया गया है,
ताकि मेरा तो इतना ही है कि मैं चाहता तो शहर चुन लिया था, शहर में रह सकता था, लेकिन मेरा मन था कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे जाके सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि और लोग जो नौकरियों में आ रहे हैं, किसी भी नौकरी में जा रहे हैं, थोड़ा सा आर्थिक रूप से सबल है, वो आके अपनी पैतृक ज़मीन को वापस यहाँ करें, ताकि लोगों को भी ये लगे कि हाँ यार खेती भी वापस की जा सकती है। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने आपका सोशल मीडिया पेज देखा, उसमें आप लोगों को बता भी रहे हैं कि टेरेस गार्डनिंग, अगर आप शहर में हैं तो वहाँ पर भी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपने छत पर किचन गार्डन बना सकते हैं। प्लस आपने कुछ उसमें ये बता रहे हैं कि खेत के लोग जो हैं उन्हें किसी तरह के प्रशिक्षण जो चीज़ें हैं वो भी आप दे रहे हैं। तो मतलब पूरी तरह से समा गए हैं आप खेती में, लोगों को चाह रहे हैं कि लोग आएँ। नहीं, क्योंकि देखिए शहर में मैं रहा तो वहाँ भी खेती से मेरा प्रेम था, तो मैंने टेरेस फार्मिंग शुरू की। और टेरेस फार्मिंग मैंने इस तरह से अच्छी की कि वहाँ मेरे घर की 70% जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो मैं खुद उगाता था। मैंने सोशल मीडिया पे इसको डाला तो मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया, उन्होंने मुझे कॉल किया, किसी के घर कहीं के घर जाके मैं ट्रेनिंग भी दे के आया। और हमने राजस्थान सरकार को मेल भी किया कि आप टेरेस फार्मिंग पे सब्सिडी जैसा प्रोग्राम भी आप शुरू करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकार किया। अभी वर्तमान में टेरेस फार्मिंग पे सब्सिडी मिल रही है राजस्थान सरकार द्वारा, तो ये इनका एक अच्छा कदम है, क्योंकि शहरों में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास छत खाली पड़ी है। अगर वहाँ उनको थोड़ा असिस्टेंट मिल जाएगा तो वो इस प्रकार की फार्मिंग करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, और युवाओं को, नए बच्चों को खेती के बारे में सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी हाँ, आजकल बच्चों को पता ही नहीं होता कि टमाटर लगता कहाँ है, मिर्च लगती कैसे है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारी कृषि को क्या माना हमने, कृषि को हमने जो ये मान लिया कि ये तो 12वीं के बाद में पढ़ना चाहिए, कॉलेज में जाके पढ़ाई शुरू की, स्कूल में पहले कोई सब्जेक्ट इसका नहीं चलता, अभी भी शायद नहीं है। मेरा यही रहता है हमेशा, मैं जब प्रोफेसर्स में बैठता हूँ, मेरे साथी कई लोग हैं, कि इसको एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति भूले नहीं उसको। शहरों में CBSE की जो स्कूलें हैं वहाँ पर आपने सही कहा, उनको पता भी नहीं टमाटर कहाँ लगता है, केर सांगरी कहाँ होती है, या पोटैटो कहाँ लगता है, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेतों को एक जीवंत प्रयोगशाला बना दिया गया है। अब ये खेत सिर्फ खेत नहीं रहा, ये बन गया है एक एहसास, एक अनुभव, जहां शाम ढलते ही चांदनी और रोशनी मिलकर एक ऐसा दृश्य रचती हैं जो किसी भव्य रिजॉर्ट से कम नहीं लगता। लेकिन ये रिजॉर्ट नहीं है, ये है प्रकृति के करीब जीने का एक सुकून, जहां जुगनुओं की टिमटिमाहट और सितारों से भरा आसमान आपको अपने भीतर तक छू जाता है। बच्चे अक्सर ये समझते हैं हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों के अलग पेड़ होते हैं, लाल टमाटर, हरे टमाटर के अलग पेड़। तो ये चीज़ें तभी होगी जब आप इन बच्चों को बाहर निकालोगे। तो बच्चों को बाहर खेतों में घुमाना, ले जाना गाँव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमने ही दूर कर लिया। हम जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम बच्चों को गांव में कभी नहीं ले जाते हैं। तो ये ऐसी ट्रेंड ऐसा चल गया अभी, लेकिन ये ट्रेंड बदल रहा है। अब गांव की तरफ लोग वापस आने लगे हैं, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। और ये आज की ज़रूरत भी बन गया, लोगों को वापस आना पड़ेगा, इसके अलावा सर्वाइवल है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं उस बात की कि आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, आप, ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे की कमी है, बाज़ार से सब्जी खरीद नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है कि ये यहाँ खेत आके सब्जी नहीं ले सकते, पर एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को। सर, जो जहर बुझी सब्जियाँ इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं, जिस कारण बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, कितनी ज़रूरत है इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कितनी ज़रूरत है इस समय केमिकल फ्री फार्मिंग की? बिल्कुल 100% ज़रूरत है। देखिए टेरेस फार्मिंग का मतलब ये है, आपने जो भी उगाया है सीधा आपने तोड़ के किचन में ले गए हो। आपके पास जो सब्जी पहुंच रही है 3 दिन से पहुंच रही है रिटेल मार्केटिंग में, जो कि लगभग क्वालिटीवली डाउन हो चुकी होती है, सीड सड़ चुकी होती है, बहुत सारा पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए। तो टेरेस फार्मिंग जिसके पास, जैसे अपना पुराना था किचन फार्मिंग करते थे, वही टेरेस फार्मिंग है। तो छोटी छोटी चीज़ों की 1-1, 2-2 क्यारी हर व्यक्ति को लगानी चाहिए, गाँव में भी ऐसा होना चाहिए। और जो बाज़ार से जो आजकल पॉली हाउस की आप बात सुनोगे ना, पॉली हाउसेज में बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। हमारे यहाँ पे आसपास में काफ़ी पॉली हाउस है जहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है, लेकिन उनमें हैवी यूज ऑफ पेस्टिसाइड है। और आप तो देख रहे हैं आजकल मतीरे, खरबूजे में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वो तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें, अगर हमारे पास है ऐसी चीज़ तो हमें घर पे उगानी चाहिए। अन्यथा आप अगर गाँव में कुछ ऐसे परिवारों से दोस्ती कर लो जो किसान हो, किसान के पास आओ, वीकेंड 10, 15, 20 दिन से अपने बच्चों को लेके आओ, लेकिन किसान को आप आर्थिक रूप से कुछ दे के जाओ। हाँ, बिल्कुल। गांव का कोई संपन्न, जैसे शहर का कोई संपन्न व्यक्ति है, उसके बच्चे गांव में शहर में रह रहे हैं, सब कुछ संपन्न है, पैसा है उसके पास, तो वो क्यों नहीं गांव के किसी व्यक्ति को दोस्त बनाए, किसी किसान को दोस्त बनाए,
उससे रिश्ता जोड़े और वहाँ वीकेंड 15-20 दिन से आए और उसको बोले भाई तेरे घर में जो भी हम खाएंगे तेरे को पैसा दे के जाएंगे। तो उस किसान को भी आर्थिक रूप से जब बेनिफिट होगा तो वो आपकी आदर सत्कार करेगा। तो ये एक फ्रेंडशिप डेवलप करनी चाहिए शहर को ग्रामीण से, ताकि लोगों को फ्रेश मिल सके और कैंसर जैसी बीमारियों से बच सके। जी हाँ, जहर बुझी सब्जियां खा के फैमिली डॉक्टर बनाए उससे अच्छा है कि फैमिली फार्मर बनाए, जिससे कि आपके पास में अच्छी चीज़ें आप खा सकें। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन युवाओं को जो कि इस समय पर शहर की चमक दमक से आकर्षित होकर गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, जबकि वही सड़क वापस शहर से गांव की ओर भी आ रही है, जिससे आप वापस आए हैं? युवाओं से मेरा यही संदेश है, जो किसान वर्ग के युवा हैं वो अपनी चक्काजाम में नहीं फंसे। अगर उनमें क्षमताएं हैं तो वो प्रशासनिक सेवाओं में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, व्हाट एवर करे, वो जो इच्छा है वो करें। लेकिन गांव में अगर आपके पास खेती है तो ये ध्यान रखें कि अल्टीमेटली उस खेती को मुझे कभी ना कभी करनी है और उस पर जाके उसको देखें, ज़मीन को बेचें नहीं। और लॉन्ग टर्म आपके जो फोर फादर ने ज़मीन को बचाया उस ज़मीन को आप बचाए रखें। अल्टीमेटली आने वाला फ्यूचर कृषि का ही है, कृषि का फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होगा। और युवा अगर खेती से ऐसे ही विमुख होते रहे तो मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 15-20 साल में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को बाकायदा युवाओं को बुला बुला के कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप खेती कीजिए, वरना देश में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। क्योंकि फूड ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बन सकता। गेहूं को पैदा करने में आपको 120 दिन चाहिए, सब्जी पैदा करने में आपको 60 दिन चाहिए, तो इमीडिएटली कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। तो देश को खाद्य सुरक्षित रखने के लिए हमें युवाओं को खेती से जोड़ना पड़ेगा और ऐसी पॉलिसी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को बनानी चाहिए कि लोग इससे विमुख नहीं हो और वापस से जुड़ें। जी हाँ, एआई कितना भी डेवलप हो जाए, आप गेहूं को डाउनलोड नहीं कर सकते, पानी को डाउनलोड नहीं कर सकते। उन्हें तो आपको उगाना पड़ेगा और पानी को बचाना ही पड़ेगा। घर में सबसे कम पढ़ा लिखा बेटा खेती करता है, इस मिथ को तोड़ा है डॉक्टर मदन देगड़ा ने। और इस तरह के बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वापस अपने खेतों की तरफ आ रहे हैं अपनी मिट्टी की आवाज़ को सुनकर। आपने अभी देखा खेतों में कि हम घूमते हुए टमाटर खा रहे थे, ककड़ी खा रहे थे। वो इसलिए खा पाए थे क्योंकि हमें पता था कि उन पर पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं हुआ, वो ऑर्गेनिक है, उन्हें आप तोड़कर खा सकते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जुनून सिर्फ वीकेंड तक सीमित नहीं है। जयपुर शहर में अपने घर की छत पर भी डॉक्टर मदन देगड़ा सब्जियां उगाते हैं। सिर्फ धनिया पुदीना नहीं, बल्कि पत्ता गोभी, मूली, गाजर, टमाटर, बैगन, जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पड़ोसियों और सहकर्मियों के लिए भी होते हैं, ताकि लोग प्रेरित हों, ताकि हर घर एक छोटा खेत बन सके और जयपुर की छतें एक ग्रीन अम्ब्रेला में तब्दील हो सकें। मेरा नाम मलूराम देगड़ा है, डैनी बोरा से रहने वाला हूँ मैं। ये फार्म हाउस में मेरे को 2 साल हो गए करीब। तो मैं इसके अंदर पौधे लगा रखा हूँ, जैसे बोर हुआ, बरबोल्डी या मौसमी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, ये सब्जी उगा रखी हूँ, प्याज भी है। अच्छा, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी एक बारिश का होद बनाया हुआ है 100 बाई 100। बारिश के पानी से ड्रिप के अंदर से मैं सिंचाई करता हूँ। अच्छा। तो इसमें मेरे को बहुत यहाँ बढ़िया ठीक फसल मिली है। इसमें नहीं तो कोई दवाई देता हूँ मैं, ओनली बारिश का पानी यूज, गोबर के खाद। कीड़े नहीं होते बारिश के पानी में, अभी तक तो ये नहीं देखा भी नहीं मैं, परंतु बढ़िया ऑर्गेनिक सब्जी है ये। आगे जो भी मैं कोई राह ले रहा हूँ, कोई सब्जी पूछ के कौन सी सब्जी लगती है, कौन सी टाइम पर, जैसे गुआर हुआ, मैंने गुआर लगा दिया अभी। तो ऐसे 2-3 चीज़ जैसे पूछ के मौसम गेल सब्जी लगा रहा हूँ। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों को खेती से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, जोड़ते हैं। डॉक्टर मदन देगड़ा एक अधिकारी जरूर हैं, लेकिन दिल से आज भी किसान हैं और युवाओं से कहते हैं, एग्रीकल्चर सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये देश का भविष्य है। ये मिट्टी आपको वो सब दे सकती है जो आप चाहते हैं, बस इससे रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि अगर इरादे मजबूत हों तो सूखी धरती भी फिर से हरी हो सकती है। ये कहानी है मिट्टी के महानायक डॉक्टर मदन देगड़ा की। तपती धूप में पेड़ों की छांव साथ लेके गया। मैं जहां भी गया अपना खेत, अपने किसान और अपना गांव साथ लेके गया। जी हाँ, ये था मिट्टी का महानायक, जिसमें आज आपने एक बेहद खूबसूरत खेत को विजिट किया, जो कि दिखने में लगता है कोई 5 स्टार होटल है।
और अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे मिट्टी के महानायक में। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ मैं सुनील सुशीला शर्मा, आज की खबर के लिए।